गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना की स्नातकोत्तर एमए फाइनल हिंदी साहित्य की क्लास में मैं फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने जो पिछली क्लास लगी थी हमारी, उसमें मैंने हिंदी नाटकों के उद्गम और विकास को लेकर चर्चा की थी। हमने हिंदी साहित्य के विकास, नाटकों के विकास की जो क्रमिक रूपरेखा है उसके बारे में बात करना शुरू किया था। प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक आउटलाइन के तहत प्रसाद को नाटकों के केंद्र में रखते हुए उसकी एक आउटलाइन निश्चित की थी कि प्रसाद से पूर्व के नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसाद के बाद के नाटक और आधुनिक दौर के नाटक। तो हम बात कर रहे थे प्रसाद पूर्व के प्रारंभिक नाटकों के बारे में। प्रसाद के पूर्व के युग को भी हमने दो भागों में बांट दिया था। आधुनिक हिंदी के सबसे बड़े विद्वान, जिनसे हिंदी आधुनिकता की ओर बढ़ी, प्रस्थान बिंदु हुआ भारतेंदु जी के नाम से भारतेंदु युगीन नाटक, और दूसरा प्रारंभिक नाटकों का द्वितीय सोपान जो था वो था द्विवेदी युगीन नाटक। तो आज हम इस क्लास में पूरी तरह से बात करेंगे द्विवेदी युगीन नाटकों के बारे में। जैसा कि हमने कल बात की थी कि द्विवेदी युग जो था वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से साहित्य में महत्वपूर्ण है, और यह जो कालावधि मानी जाती है ये 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक इसकी अवधि मानी जाती है। अर्थात इस समय रेखा में नाट्य साहित्य, हिंदी नाट्य साहित्य में जितने भी नाटक लिखे गए उन्हें हम यहाँ पर उनकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, आलोचना करेंगे। तो जहाँ तक बात है कि थोड़ा सा ये मुझे बताते हुए आपको एक तरह से थोड़ा सा मैं उसको फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो नाटकों का विकास जो भारतेंदु युग में हुआ था, द्विवेदी युग में वो थोड़ा सा फॉल डाउन हुआ, अर्थात उसमें ह्रास उत्पन्न हुआ। अब उसके उस समय की राजनीतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, बहुत सारे कारण थे, लेकिन हिंदी नाटकों में जो शुरुआत हुई थी भारतेंदु युग में एक क्रांति के रूप में, यहाँ पर आकर द्विवेदी युग में वो शिथिल हो गई। क्यों? क्योंकि द्विवेदी युग में न तो बहुत अच्छे नाटककार हमारे सामने इतने ज़्यादा परिपक्व अवस्था में सामने आते हैं, और न ही नाटकों का कोई समृद्ध साहित्य हमें प्राप्त होता है। फिर भी चूंकि ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण था नाटकों का, इसीलिए ये सब महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन जो नाट्य साहित्य था वो भावगत स्तर पर, यानी विषय वस्तु के स्तर पर तो विविधात्मक था। एक तरफ तो उसमें सामाजिक विडंबनाओं के बारे में लिखा गया, दूसरी तरफ पौराणिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में नाटक लिखे गए। जो तीसरी विषय वस्तु थी वो थी रोमांच, और जिसको अपन संबोधित करते हैं कि ड्रामेटिक मर्डर मिस्ट्री टाइप जो नाटक होते हैं, ड्रामा होते हैं, वैसे अर्थात रोमांचकारी नाटकों का भी उसमें प्रणयन किया गया। तो मुख्यतः इन 3-4 विषय वस्तु, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक समस्याओं और रोमांचकारी नाटकों का उस समय बोलबाला था। ये जो नाटक थे ये भारतेंदु जैसी इसमें परिपक्वता नहीं थी। यहाँ पर द्विवेदी युग में कथोपकथन और नाट्य तत्वों का भी हमें थोड़ा सा सामंजस्य कम मिलता है। इसके अलावा रंगमंच की दृष्टिकोण से भी वो नाटक उतने सफल नहीं हुए जितने भारतेंदु युग में हुए थे। और अगर हम उनके शिल्प की बात करें, उनका शास्त्रीय विवेचन करें, तो
द्विवेदी युगीन नाटक शिल्प की दृष्टिकोण से भी थोड़े से कमजोर थे बजाय भारतेंदु युग के। तो भारतेंदु युग और जब पूरी तरह से प्रसाद का युग शुरू होता है, उसके बीच का जो एक काल था वो नाट्य साहित्य के हिसाब से कम महत्व का काल है, उतना गंभीर महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि द्विवेदी युग के बाद का समय आता है। अब हम बात करते हैं कि उस युग में कौन कौन से प्रमुख नाटककार हुए। तो उस युग के जो नाटककार हैं उनमें स्वयं प्रसाद, हालांकि प्रसाद का ये एक प्रारंभिक रूप था। प्रसाद ने 1918 के आसपास नाट्य क्षेत्र में लिखना प्रारंभ ही किया था, तो पूरी तरह प्रसाद इसमें शामिल नहीं है। लेकिन हाँ, प्रसाद का एक नाटक जो करुणालय था, जिसे कि बाद में गीति नाट्य कहा गया, वो इसमें आता है। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र जो कि भारतेंदु के समकालीन थे, लेकिन यहाँ भी उनकी एक कृति प्राप्त होती है भारत दूरदर्शन नाम से। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त जो कि मूलतः कवि थे, कवि के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, उन्होंने भी चंद्रहास, तिलोत्तमा, अनघ इस प्रकार के नाटक लिखे। इसके अलावा प्रख्यात कवि हरियोध ने भी एक श्री प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाम से रचना की। इसके अलावा श्रीधर पाठक भी उस दौर के नाटककार थे। तो समग्रतः यह जो काल था वो हिंदी नाटकों का एक शैथिल्य का काल था। हिंदी नाटक जिस गति से बढ़ना चाहिए था वो द्विवेदी युग में बढ़ा नहीं। हाँ, उसको गति मिली पर प्रसाद के आने के बाद, और प्रसाद के आने के बाद तो हमारा जो हिंदी नाट्य साहित्य है वो इतना समृद्ध हो गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो वस्तुतः हमें इस परिप्रेक्ष्य में, द्विवेदी युग के परिप्रेक्ष्य में यह ध्यान रखना है कि द्विवेदी युग की जो समय अवधि है वो 1900 से 18 है, 1918 तक है। इस दौर में जो नाट्य साहित्य रचा गया उसमें विविध विषय वस्तु थी, चाहे वो सामाजिक विडंबनाओं के ऊपर नाटक लिखे गए, इसके अलावा धार्मिक और पौराणिक विषय होते थे। इसके अलावा रंगमंच को ज़्यादा जन भावना को उत्तेजित करने के लिए रोमांचकारी नाटकों की भी इसमें सृजन हुआ। लेकिन ये जो नाटक थे ये उस दौर में उतनी सफलता अर्जित नहीं कर सके जितने की भारतेंदु युग में मिली। तो कहीं ना कहीं यह हिंदी नाटकों का एक शैथिल्यकारी समय था। इस युग के जो नाटककार हुए वो अपने अपने जो मूल क्षेत्र है उसमें बहुत अच्छे थे, लेकिन नाटकों में भी उन्होंने हाथ आजमाया। यहाँ जो नाटक लिखे गए उसमें अधिकांशतः पद्यात्मक नाटक थे, चाहे ये प्रद्युम्न विजय वाला हो या प्रसाद का करुणालय हो, ये कहीं ना कहीं इनमें पद्य की छाप थी। इसके अलावा भाषागत रूप में भी ब्रज भाषा यहाँ प्रभाव अभी भी बना हुआ था। हालांकि खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभ हो चुका था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को काफ़ी प्रोत्साहन दिया, उन्होंने नए कवियों को, नए नाटककारों को आगे आने हेतु मोटिवेट किया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ब्रज भाषा की छाप उस काल के नाटकों में थी। तो समग्रतः यह कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग का जो नाट्य साहित्य था वो विषय वस्तु के स्तर पर और कलात्मकता के स्तर पर अपने आने वाले समय से काफ़ी और अपने बीते हुए समय से काफ़ी पीछे रह गया। इसके बाद फिर हिंदी साहित्य के नाट्य साहित्य का स्वर्ण युग शुरू होता है, जिसे हम प्रसाद युग से जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना। थैंक यू।